नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको आरपीएफ से संबंधित हर एक टॉपिक कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसने लिंक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज ये हमारी आरपीएफ की दोस्तों 49वीं क्लास है दोस्तों, 49th क्लास है दोस्तों। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का दोस्तों। ठीक है, आज का कंटेंट बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। बहुत ही नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, आपके जो जीके जीएस का 50% इन्हीं क्लास से कवर होगा दोस्तों, ये गारंटी दे रहा हूं मैं 100% की दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 991 यानी कि 991, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिहार, हरियाणा, मेघालय या उत्तर प्रदेश? क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करें। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आज आपको दोस्तों बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, बताइए। तो जिन भी स्टूडेंट ने ए ऑप्शन टिक किया, गलत टिक किया दोस्तों। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए। लाहो भारतीय राज्य कौन सा राज्य से संबंधित है? मेघालय से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 992 यानी कि 992, किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया दोस्तों? वो कौन सी राज्य है दोस्तों, बताइए। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय या ओडिशा? क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए। अगर दोस्तों आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो नागालैंड का है। ठीक है, आपको पूछा है कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो वो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 993 993, ओलंपिक खेल 2024 कहां पर आयोजित होगा दोस्तों? इस बार बताइए दोस्तों, ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? नेपाल में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या जेनेवा में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। इस बार आयोजित होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ओलंपिक की दोस्तों। ओलंपिक की दोस्तों बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, पहले तो आप हमें इसके बारे में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, और आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत बार पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है दोस्तों चेयरमैन कौन है वर्तमान में, जल्दी से बताइए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, जल्दी से ये चारों क्वेश्चन के जवाब दीजिए। उपाध्यक्ष, ये चारों क्वेश्चन के जवाब दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बात करें स्थापना की दोस्तों, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 23 जून 1894 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर का लुसार स्विट्जरलैंड में, लुसार स्विट्जरलैंड दोस्तों। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल का दोस्तों, ओलंपिक गेम्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको टिक करना है लुसार स्विट्जरलैंड दोस्तों। ठीक है, अध्यक्ष कौन है दोस्तों? थॉमस बाच। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बाच। ठीक है, ये कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? उपाध्यक्ष यू जेकिंग। ठीक है, यू जेकिंग, ये इसके उपाध्यक्ष हैं, यू जेकिंग दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे दोस्तों ओलंपिक खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 994 994, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताएं दोस्तों। सबसे पुराना वेद है दोस्तों ऋग्वेद है, आप सभी बच्चे जानते होंगे। बात करें दोस्तों ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में दोस्तों आप मुझे बताइए कि कितने इसमें मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी से बताइए इसमें कितने मंडल हैं। ठीक है, और इसमें कितने सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें कितनी ऋचाएं हैं दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कितने मंडल है ऋग्वेद के अंदर, सूक्त कितने हैं और ऋचाएं कितनी हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर ना करें मित्रों। ठीक है,
दोस्तों अगर मंडल की बात करें तो इसमें टोटल 10 मंडल हैं दोस्तों। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं दोस्तों? 528, 1028, सॉरी 1028 हैं। कितने हैं साथियों? 1028। कितने? 1028, ठीक है। और ऋचाओं की बात करें तो दोस्तों इसमें 10,528, 10,528 इसमें कितनी है? क्या है? ऋचाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सामवेद आप सभी बच्चे जानते होंगे दोस्तों, संगीत के नाम से इसे प्रसिद्ध है दोस्तों सामवेद दोस्तों, ठीक है। अथर्ववेद सबसे पुराना है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 995 दोस्तों, किस शासक ने अपना उल्लेख अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में लिखवाया दोस्तों? बताइए कौन सा था शासक था वो? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या ऐबक? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। किस शासक ने अपना उल्लेख सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में करवाया था दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिसने सिकंदर द्वितीय के रूप में करवाया था दोस्तों, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को ही दोस्तों जनता का चरवाहा कहा जाता है, ध्यान रखना, जनता का चरवाहा। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जनता का चरवाहा किसे कहा गया? जनता का चरवाहा कहा गया दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, जनता का चरवाहा। और इसी को दोस्तों युग का विजेता कहा जाता है, युग का विजेता, युग का विजेता, इसी को युग का विजेता कहा जाता है, विजेता। इसी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है, इसी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है, सिकंदर ए सानी इसी को कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए, एक भी इससे बाहर नहीं गया जाएगा दोस्तों, ये सारे पूछे गए, ठीक है। और क्या कहा जाता है इसको? हातिम द्वितीय कहा जाता है, कोरा खां कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हातिम द्वितीय कहा जाता है, हातिम द्वितीय, इसी को हातिम द्वितीय कहा जाता है, ठीक है। और इसको कुरान खां कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। इसी को दोस्तों कुरान खां कहा जाता है, कुरान खां, कुरान खां, कुरान खां। तो ये सारे नाम किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों, ठीक है। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ये तो कभी नहीं भूलेंगे, 1301 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है। पद्मिनी वाली कहानी दोस्तों, ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 996, भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? करंट अफेयर का शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कमेंट सेक्शन में। तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात या ओडिशा? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्लास को लाइक कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग लाइक वाइक कर दिया करें और क्लास को भी शेयर कर दिया करें। आप भी पढ़िए, उन्हें भी, अपने सभी मित्रों को भी शेयर करिए इस क्लास को। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल उत्तराखंड टिक करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड दोस्तों। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 997, बताइए 97 यानी 1997, निम्न में से कल्हण की पुस्तक बतानी दोस्तों। और आप मुझे सभी ये जो चारों पुस्तकें दे रखी ना, इनके लेखक बताओगे कमेंट बॉक्स में। राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, कादम्बरी और नागानंद। जल्दी जल्दी से बताइए कि नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये जो कल्हण की पुस्तक है इन चारों में से, उसका नाम है दोस्तों राजतरंगिणी। ये प्रश्न का सही जवाब जाएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण दोस्तों। इस पुस्तक के अंदर दोस्तों कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि कश्मीर के राजाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कश्मीर के राजाओं का वर्णन, 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 ठीक है, का वर्णन। आपको यह भी पता चल गया होगा कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है। और इसमें किसका वर्णन किया गया? कश्मीर के राजाओं का वर्णन दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों अष्टाध्यायी, इसके पुस्तक कौन है दोस्तों? संस्कृत में जारी पहली व्याकरण की पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखना, पाणिनि। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। संस्कृत में जारी पहली व्याकरण पुस्तक है दोस्तों, संस्कृत में जारी पहली व्याकरण पुस्तक है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्कृत में जारी पहली व्याकरण पुस्तक कौन सी है, तो वो अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। कादम्बरी किसकी पुस्तक है दोस्तों? बाणभट्ट की दोस्तों, बाणभट्ट की एक पुस्तक और है दोस्तों। कौन सी पुस्तक है? कादम्बरी। और एक और है हर्षचरित, ठीक है।
बाण भट्ट की एक और पुस्तक है हर्षचरित, एक तो कादम्बरी है ही है और दूसरी हर्षचरित, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। नागानंद तो आप सभी बच्चे जानते ही होंगे। इसके ये किसकी रचना है दोस्तों, आप सभी बच्चे जानते होंगे, हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की 3 नाटक कभी नहीं भूलने आपको, हर्षवर्धन। कौन कौन से, एक तो नागानंद, दूसरा प्रियदर्शिका और तीसरा कौन है दोस्तों, घनानंद। दोस्तों ये 3 नाटक आपको कभी नहीं भूलने दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल जाएगी दोस्तों। हर क्लास की पीडीएफ मिल रही है आपको टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है, हिंज संधि, अचल जोड़, एकल हड्डी या पिंजर। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है, गुरुजी फेफड़े की सुरक्षा करता पिंजर। कौन करता भाई, पिंजर। किसने पिंजर टिक किया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे दोस्तों, और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना दोस्तों, ठीक है। बोर गीत एक संगीत रचना है, बिल्कुल सही बात है। इसका प्रयोग भारत के निम्न में से किस शास्त्र नृत्य में किया जाता है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, सत्रिया। दोस्तों आप पहले तो मुझे ये किस स्टेट के प्रसिद्ध है वो उनके नाम बताइए। भरतनाट्यम की बात करें गुरुजी, ये तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है दोस्तों, तमिलनाडु दोस्तों। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य है, आंध्र प्रदेश। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य है। अगर बात कर लें यहीं पर कथकली की, तो दोस्तों ये केरल का शास्त्र नृत्य। किसका, केरल का। देखो केरल एक ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्र नृत्य हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा स्टेट है जिसके 2 शास्त्र नृत्य हैं, वो है केरल। एक तो कथकली हो गया और दूसरा मोहिनी अट्टम। दूसरा कौन सा हो गया, मोहिनी अट्टम। और ये सत्रिया है दोस्तों, असम का दोस्तों शास्त्र नृत्य, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। बोरगीत एक संगीत रचना है, इसका प्रयोग भारत के किस शास्त्र नृत्य में किया गया, तो बिल्कुल यहां से आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो नया शास्त्र नृत्य है दोस्तों जिसका नाम है सत्रिया। सत्रिया की बात करें दोस्तों, इसको सन 2000 में शामिल किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको सन 2000 में शामिल किया गया दोस्तों, सन 2000 में शामिल किया गया दोस्तों, सन 2000 में शामिल किया गया। इसकी स्थापना किसने करी दोस्तों, इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, स्थापना किसने करी इसकी स्थापना, इसके फाउंडर कौन है, शंकरदेव दोस्तों, श्रीमद शंकरदेव। शंकरदेव लिख दो दोस्तों, शंकरदेव, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1000 दोस्तों। आज हमारा दोस्तों 1000वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये, ठीक है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश या असम। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताएं। गुरुजी ये स्थित है महाराष्ट्र में दोस्तों। अब कुछ महाराष्ट्र के दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके मैं नाम बता रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके बैठे नोट कर लें दोस्तों, जो बार बार पूछे गए। एक तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, जो बार बार पूछा गया दोस्तों, एक तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कितनी बार पूछा गया, न जाने कितनी बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नाम ध्यान रखेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इनको इग्नोर ना करें, एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां से तो जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। एक तो पेंच हो गया, और दूसरा ध्यान रखेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या ध्यान रखेंगे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी उद्यान, ठीक है। मैं गांधी उद्यान लिख रहा हूं, आप राष्ट्रीय लिख लेना, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और तीसरा ध्यान रखेंगे नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। इस पे तो मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लें, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान पर दोस्तों। न जाने ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, क्या ध्यान रखेंगे, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव उद्यान, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट उद्यान है मित्रों, साथियों ध्यान रखना। इस पे मैं आपके लिए डबल स्टार लगा देता हूं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट उद्यान नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये महाराष्ट्र के कुछ उद्यान है दोस्तों, ठीक है। केरल में दोस्तों एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा, एराविकुलम, ठीक है। मध्य प्रदेश में दोस्तों आप सभी बच्चे जानते होंगे कौन कौन से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो आप लोग बता ही दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। असम में भी आप सभी बच्चे जानते होंगे, काजीरंगा जैसे हो गए, है ना, नामेरी, ये कुछ उद्यान हैं जो आपके असम राज्य से पूछे जाते हैं।
तो ज़्यादा महाराष्ट्र से पूछने वाला सबसे ज़्यादा नवेगांव है दोस्तों और पेंच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1001, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पर आपको लोकसभा पूछा है, मैं आपको पूछा राज्यसभा। राज्यसभा का आप बताएंगे, लोकसभा का मैं बता दूंगा, राज्यसभा का आप बताइए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितने वर्ष की आयु चाहिए, राज्यसभा आयु कितनी चाहिए दोस्तों बताइए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। पहले तो इसका जवाब दीजिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष, कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितने, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए दोस्तों। कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष की तो आयु होनी ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए मित्रों। कितनी, 30 वर्ष की आयु दोस्तों, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि लोकसभा में न्यूनतम मेंबर कितने हैं दोस्तों और राज्यसभा में कितने मेंबर है। दोनों के आप मेंबर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। सभी के अंत में मैं कमेंट्स देखता हूं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1002, निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली के त्योहार को शौक के रूप में मनाती है, बताइए। गोंड जनजाति, थारू जनजाति, टोडा जनजाति या ठक्कर बाबा जनजाति। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कहा था आज आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये क्लास डेली 8 PM पर आती है, आप लोग डेली जुड़िया करें। अगर आपको अपना जीके जीएस का 50% कवर करना है तो यहीं से कवर होगा दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बात करें दोस्तों, जनजाति वो कौन सी जो दीपावली के त्योहार को शौक के रूप में मनाती है, तो वो एक ही जनजाति आपको देखने को मिलेगी। वो कौन सी जनजाति, कमेंट करिएगा, वो कौन सी जनजाति दोस्तों बताइए, जल्दी से बताइए। थारू जनजाति है दोस्तों। कौन सी जनजाति है भाई, थारू जनजाति है। ये गोंड जनजाति दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मैं यहां पे लिख देता हूं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है दोस्तों जनजाति। वो कौन सी है, वो है गोंड जनजाति दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। टोडा जनजाति दोस्तों, टोडा जनजाति दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति। यहां पे लिख लो नीलगिरी की पहाड़ियां। और आपको पता होगा कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर होती है, जहां से वेस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, वहीं पर आपको क्या देखने को मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, कमेंट बॉक्स में बताइए, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स। ठक्कर बाबा दोस्तों, ठक्कर बाबा जनजाति के बारे में बताइए दोस्तों, इससे बारे में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, बताइए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों। ठक्कर बाबा जनजाति के बारे में आप लोग बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए। और आप मुझे ये भी बताइए कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी डोडा बेटा। डोडा बेटा, डोडा बेटा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा। डोडा बेटा चोटी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की, ठीक है। और अगर आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है अनाईमुडी केरल की दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर इसको गलत कर देते दोस्तों। तो मैंने आपको पूछा ठक्कर बाबा, ठक्कर बाबा जनजाति के बारे में आप ध्यान रखना। इसको दोस्तों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इस जनजाति को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मैं लिख देता हूं आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं आदिवासियों का मसीहा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि गुरुजी तो पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं। दोस्तों मैं पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा हूं, अगर पूरी थ्योरी पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा। मैं वही फैक्ट बताता हूं जो एग्जाम में सीधे छपते हैं, आदिवासियों का मसीहा, ठीक है। तो मैं वही फैक्ट बताऊंगा दोस्तों जो आपके एग्जाम में छपेंगे सीधे के सीधे, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1003, गंगेकोंड चिरोलपुरम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या राजस्थान, जल्दी से बताइए। चलो एक मंदिर में लिखता हूं, आप लोग जरूर बताना, वेल्लोर मठ मंदिर। वेल्लोर मठ मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है, वेल्लोर मठ मंदिर, वेल्लोर मठ मंदिर। और मुझे ये भी बताइए इस मंदिर की दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया, इसका पहले तो आप मुझे बताएंगे कहां पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण जरूर बताना। बहुत ही शानदार है दोस्तों क्वेश्चन, बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए
वेल्लोर मठ मंदिर कहां पर है, किस राज्य में स्थित है, और आप बताएंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपको क्वेश्चन पूछा कि गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और दोस्तों राजेंद्र चोल ने बनवाया दोस्तों, राजेंद्र चोल ने, मैं लिख देता हूं राजेंद्र चोल, ठीक है। चोल वंश में दोस्तों ये राजा चोल वंश में ये बनवाया और राजेंद्र चोल ने बनवाया, ठीक है। चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। मैंने आपको पूछा वेल्लोर मठ मंदिर, तो पहले तो आप इसका सही जवाब टिक करिए बी ऑप्शन। अब पूछा आपको वेल्लोर मठ मंदिर, तो ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल का मंदिर है, पश्चिम बंगाल का मंदिर है। अब आप देखिए इसका निर्माण किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में इस मंदिर को बनवाया दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा ये आपसे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद टिक करेंगे, स्वामी विवेकानंद क्या टिक करेंगे साथियों, किसकी याद में, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में बनवाया, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इस क्लास से, ठीक है। तो डेली क्लासेस अटेंड करिए। अगर आपको 50% जीके जीएस का करना है, वो पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, परभाषी या ए और बी दोनों, कमेंट करिएगा। तो बिल्कुल यहां से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, पारदर्शी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 1005, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य किसके संविधान से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका, रूस, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर मैं टिक करता हूं दोस्तों, आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड से और क्या लिए गए, डीपीएसपी नहीं भूलेंगे आप लोग, डीपीएसपी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल भी यहीं से लिए गए, डीपीएसपी लिए गए हैं, ठीक है। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य लिए गए 12 जो राष्ट्रपति चुनते हैं, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी यहीं से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों, जल्दी से बताइए। प्रस्तावना की भाषा। यहां पर थोड़ा स्पेस कम है दोस्तों, बाकी मैं एक और बताता, चलो आप लोग लिख लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की बैठक किसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अमेरिका के संविधान से दोस्तों उद्देशिका ली है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोस्तों जजों को हटाने की प्रक्रिया ली गई है, और क्या लिया गया, मूल अधिकार लिए गए हैं दोस्तों। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया अमेरिका के संविधान से। और रूस के संविधान से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य तो लिए गए हैं दोस्तों, आपके ध्यान रखें, कर्तव्य वो रूस के संविधान से, और मूल अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1006, अन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है दोस्तों, हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी। तो मैं एक बार इसका सही जवाब आपको बता देता हूं, इसका सही जवाब चेन्नई होगा, तमिलनाडु, चेन्नई में, ठीक है। अब गुवाहाटी में जो ज्यादा पूछा जाता है वो ध्यान रखना, गोपीनाथ दोस्तों बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये स्थित है गुवाहाटी असम में, गोपीनाथ बारदौली। और पीछे से आप लोग लगा लेना कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैंने इतना ही लिखा शॉर्ट में, गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। लखनऊ में दोस्तों चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बहुत बार पूछा जाता है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बहुत बार पूछा जाता है। वाराणसी की बात करें दोस्तों, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है दोस्तों, वाराणसी में दोस्तों, ये लखनऊ और यूपी, वाराणसी में, यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 1007, निम्न में से मछली पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, वार्मिकल्चर, इन चारों कल्चर के नाम बताइए, किसको क्या कहा जाता है, जल्दी से। तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, पिसीकल्चर। तो मछली पालन को हम क्या कहते हैं साथियों, पिसीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मधुमक्खियों के पालन को, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है मित्रों, मधुमक्खी पालन, ठीक है। मैं लिख देता हूं मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है साथियों, मधुमक्खी पालन को
एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। विटिकल्चर किसको कहा जाता है? विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है साथियों, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक ना एक देखने को मिलता है इनमें से। वार्मी कल्चर केंचुए को कहा जाता है दोस्तों, केंचुओं का पालन, ठीक है, केंचुओं के लिए वार्मी कल्चर केंचुओं को कहा जाता है, केंचुओं को। और किसानों का मित्र भी केंचुआ ही है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले मगध की राजधानी क्या थी? बताइए, राजगृह, उज्जैन, सारनाथ या तक्षशिला? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो मैं एक बार इसका सही जवाब आपको टिक कर देता हूं, इसका आंसर होगा राजगृह, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसने बसाया था दोस्तों? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी दोस्तों, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम बताइए, प्राचीन नाम बताइए, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। पाटलिपुत्र अभी तो बिहार को कहा जाता है, बिहार को जाना जाता है पाटलिपुत्र के नाम से। इसकी स्थापना करी थी उदयन दोस्तों, उदयन, ठीक है, बिंबिसार का पुत्र उदयन दोस्तों, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम था कुसुमपुरा, इसको पहले कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था, कुसुमपुरा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना किसने करी? उदयन ने करी, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम कुसुमपुरा है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। इसी के समय में दोस्तों बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1009, मौर्य साम्राज्य के किस राजा ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ? तो साथियों यहां पर इसका सही जवाब होगा अशोक दोस्तों, ठीक है। अब कौन सा युद्ध था दोस्तों? कलिंग का युद्ध था। मैं इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध आप सभी को पता होगा, कलिंग का युद्ध। ये दोस्तों कलिंग जगह कहां पर पड़ी दोस्तों? 261 में हुआ था ये युद्ध। पहले कहां हुआ था आप ध्यान रखिए, 261 BC में हुआ था, ठीक है। ये जगह कहां पर पड़ती है? उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में। कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? तोसली, तोसली इसकी राजधानी, ध्यान रखेंगे, तोसली राजधानी, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तोसली, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम बचेगा तो मैं आपको कुछ ओरल बता देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कलिंग के युद्ध से पहले अशोक की नीति कौन सी थी दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कलिंग के युद्ध से पहले अशोक की, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उससे पहले अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ध्यान रखना, अशोक की नीति थी भैरव घोष की नीति दोस्तों, बहुत बार पूछी गई है। कलिंग के युद्ध से पहले अशोक की नीति कौन सी थी? भैरव घोष की नीति थी, ठीक है। भैरव घोष का मतलब मार काट करने की युद्ध, ठीक है, ऐसी उनकी नीति थी। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने कौन सी नीति को अपनाया था? तो उन्होंने अपनाया था शांत नीति को, बिल्कुल शांत नीति को अपनाया था दोस्तों। ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 1010, हाल में ही भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। साधना नायर ने, प्रीति रजक ने, सुमन कुमारी ने, अनामिका भी, राजीव। दोस्तों यहाँ पे बी नहीं होगा, बी होगा, बी, ओनली बी, है ना, यहाँ पर बी नहीं होगा, बी होगा, ओनली बी, ये वाला बी, ठीक है। बताइए, हाल में ही भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि हासिल किसने करी? तो नाम होगा अनामिका बी राजीव दोस्तों, अनामिका बी राजीव दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपने कितने क्वेश्चन किए ये जरूर कमेंट करके बताना साथियों, यहां से आपकी तैयारी का पता चलेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों, और कितना आपने कुछ नया सीखा इस क्लास से, ठीक है, ठीक है। यहां पर आज हमारी आरपीएफ की कौन सी क्लास कंप्लीट हुई है? आज हमारी आरपीएफ की 49वीं क्लास कंप्लीट हुई दोस्तों। कल हमारी 50 क्लास है, और आज हमारे 1010 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 49 क्लासेस से। इन सभी क्लासेस की दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग जरूर देखना दोस्तों। अगर जीके जीएस में 50 में से 50 फोड़ना है तो इस क्लास को जरूर देखेंगे, और सभी प्लेलिस्ट जो भी बनाई है उसमें पूरा अच्छे से देखेंगे आप लोग, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। हमारा क्लास का टाइम दोस्तों डेली 8 PM रहता है दोस्तों। कल हम दोस्तों इसी टाइम पर वापस मिलेंगे 8 PM पर ही दोस्तों, ठीक है। जुड़ना नहीं भूलेंगे, सभी स्टूडेंट जुड़ जाया करेंगे, और सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे, धन्यवाद दोस्तों।